मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं कक्षा 7वीं के भूगोल के का अध्याय 1। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरी वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि थोड़ी ही वीडियो देख के आपको पूरी बातें समझ में नहीं आ सकती। तो इसलिए पूरी वीडियो का देखना ज़रूरी है ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। चूँकि एनसीईआरटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्कूल के एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो सबके लिए ये एनसीईआरटी ज़रूरी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये कहानी के माध्यम से एनसीईआरटी की एक खूबसूरती है कि ये कहानी के माध्यम से इसमें बताया जाता है। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि एक लड़का है, लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि स्कूल के निकट यानी कि स्कूल के पास खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था जिसमें कि वो खेलता था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक इमारत बनेगी और जिसमें कई सारे फ्लैट होंगे, ऐसी इमारत वहाँ पे, ऐसी बिल्डिंग वहाँ पे बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल तथा तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में से आंसू छलकने लगे, यानी कि वो रोने लगा। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इन्होंने प्रधानाचार्य के मुंह से सुना पर्यावरण क्या है, तो उसके रवि के दिमाग में एक प्रश्न आया कि आखिर पर्यावरण क्या है। तो उसने अपने शिक्षक से पूछा। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक ने क्या उत्तर दिया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही सभी क्या है, पर्यावरण है। तो रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज़, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है। अब पर्यावरण दो प्रकार के हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है जिसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, का अंग कहते हैं, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी। जबकि अन्य का निर्माण यानी कि जो बाकी चीज़ें हैं उसका निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है ब्लू बॉक्स में, पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है, मूलाधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यानी कि पर्यावरण से मुख्य जो 3 चीज़ें हैं हमारे लाइफ जीवन के लिए, वो तीनों चीज़ें हमें पर्यावरण से प्राप्त होती है। हवा, जल, भोजन, 4 चीज़ें हैं। तो चौथी चीज़ें क्या है, भूमि। ये 4 चीज़ें जो रहने के लिए ज़रूरी है वो सभी हमें पर्यावरण से प्राप्त होता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, तो देखिए, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये प्रदूषित होते हैं, यानी कि ये खराब होते हैं, दूषित होते हैं। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण से ये लकड़ी ले रहा है, लोहे ले रहा है और उससे कार बना रहा है, मिल बना रहा है, कारखाने बना रहे हैं, और जो विभिन्न तरह के धातुएं हैं जैसे कि लोहा है, स्टील है या फिर तांबा है, पीतल है, इन सब से बर्तनों का निर्माण कर रहा है। तो इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है। अब जरा
इस चित्र को देखिए तो प्राकृतिक के मुख्य पर्यावरण के मुख्य रूप से 3 घटक हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा मानव स्वयं भी एक पर्यावरण का अंग है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में मुख्य रूप से 4 चीज़ें आ जाती है। जल, जो कि जिसको हम जलमंडल कहते हैं, वायु यानी कि वायुमंडल, स्थल, स्थल यानी कि स्थल मंडल और सजीव यानी कि जैव मंडल। सजीव यानी जिसमें पेड़ पौधे और सभी जीव जंतु आ जाते हैं। मानव निर्मित की अगर बात करें तो मानव निर्मित के उदाहरण हैं इमारतें यानी कि बिल्डिंग्स, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, कारखाने और स्मारक जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण के अंग हैं। मानव भी पर्यावरण में सम्मिलित होता है क्योंकि मानव ही जो है ना एक व्यक्ति है। मानव कैसे पर्यावरण है? तो एक व्यक्ति और ये जब कुछ व्यक्ति एक साथ रहते हैं एक ही छत के नीचे और उनमें कुछ न कुछ संबंध होता है तो उनको हम कहते हैं परिवार। फिर परिवार से मिलकर बनता है समुदाय और समुदाय क्या करता है? विभिन्न प्रकार के धर्म को मानता है तो इसको हम कहते हैं धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च आ जाता है। फिर उसके बाद शैक्षणिक संस्थान भी मानव तैयार करता है जैसे कि स्कूल, कॉलेज वगैरह। आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कि फैक्ट्री या फिर व्यापार केंद्र इत्यादि की रचना करता है। राजनीतिक स्थिति यानी कि वोट वगैरह देना और चुनना यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि को चुनना। प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी इसे नष्ट भी कर देते हैं। यानी कि कभी प्राकृतिक पर्यावरण का हम हूबहू प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। तो जो पर्यावरण है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं हम जीवीय और दूसरे को कहते हैं अजीवीय। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक यानी जिसमें सजीव प्राणियों का संसार आ जाता है जैसे पेड़ पौधे और जंतु, और अजीवीय जिसमें जीव का अंश नहीं होता जैसे निर्जीव पदार्थ जैसे कि स्थल या फिर और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे लोहा इत्यादि, ये सब अजीवीय कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे है पर्यावरण के बारे में थोड़ा जानते हैं। शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनोर यानी कि एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। यानी कि आस पड़ोस की जितनी भी चीज़ें होती है वो सब क्या कहलाती है? पर्यावरण कहलाती है। तो आगे देखिए, यह है प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है: स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और एवं जैव मंडल। जैसे कि आप 6ठी कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ये ढका है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों यानी कि स्थल की आकृतियों वाला विषम धरातल स्तर है। विषम मतलब जो एक समान न हो, कहीं पे ऊंचा है तो कहीं पे नीचा है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए खास स्थल प्रदान करता है। यानी कि स्थल मंडल से क्या क्या हमें प्राप्त होता है? वन जहाँ से हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ और औषधि इत्यादि प्राप्त होती है। खेती बाड़ी और मानव के लिए घर इत्यादि जो है ना, भूमि और पशुओं को चराने के लिए घास की जगह भी प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक सोर्स है। अब ये जरा देखिए इस चित्र में
पर्यावरण के ये क्षेत्र हैं। ये जो देख रहे हैं इधर, ये स्थल मंडल है, यह हवाओं का पूरा, यानी कि यहाँ पे ये जाना तीनों चीज़ आपस में मिल रही है। यानी कि ऊपर जो आप देख रहे हैं इसमें यह है वायुमंडल, जहाँ पे वायुयान उड़ता है, और ये जल है तो ये जलमंडल है, और स्थल मंडल है, और जहाँ पे ये तीनों आपस में संपर्क में आते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए कि जल के क्षेत्र जो होते हैं, जल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं जलमंडल। इसमें नदी, झील, समुद्र, महासागर सभी जैन आ जाता है। जलमंडल जैसे ही आप कहते हो तो जलमंडल में नदी, झील, समुद्र, महासागर, सागर यानी कि समुद्र, ये सब आ जाते हैं, और इसके यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत होती है। यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ठंड के समय में कम्बल ओढ़ लेते हैं, तो उसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर हवा का यानी कि वायु का एक आवरण है, एक लेयर है, जिसको वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्व का आकर्षण। गुरुत्व मतलब पृथ्वी के पास जो आकर्षण यानी कि अपनी तरफ खींचने की जो बल है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालते हो तो वो नीचे आ जाता है। यानी कि क्यों आ जाता है? क्योंकि पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है। तो इसी को क्या कहते हैं? पृथ्वी का यानी खिंचाव बल जो होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल हम कहते हैं। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए शब्दावली है पारितंत्र। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पारितंत्र क्या है? तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है। पारितंत्र समझिए, वह तंत्र यानी कि वह सिस्टम जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर यानी कि आपस में क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। यानी कि क्या है कि समस्त जीवधारी आपस में एक साथ रहते हैं और भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं। तो ये पूरा इसका सिस्टम है उसको हम पारितंत्र कहते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। ऐसा किसने कहा? जस्सी ने कहा। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की ही नज़र आती है। कीकर पेड़ है जो कंटीले पेड़ है, कांटे वाला पेड़ है, और रेत तो आप सभी जानते हैं। लेकिन रवि ने कहा कि लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं। हीरा ने कहा ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक जीके के नज़रिए से जानने के लायक है कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोग ये बताएं कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाता है, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। रवि हैरत में यानी कि आश्चर्य में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं, वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, यानी कि अलग अलग क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? शिक्षक ने कहा बिल्कुल, बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे
जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, यानी कि उस पर डिपेंडेंट होता है, उस पर निर्भर होता है। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है, यानी कि वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंधित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल यानी कि तालाब भी एक पारितंत्र हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जीव एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? बिल्कुल बनाता था। अब है मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक यानी कि आपसी क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। अब प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था यानी कि आसान था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। अब यहाँ पे ये समझिए वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है। यह एक व्यवस्था होती है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, यानी कि पैसे नहीं होते। आपने किसी को दे दिया गेहूँ तो उसने आपको बदले में चावल दे दिया या कोई और चीज़ दे दी, तो इसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति, यानी कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ का मिल जाना। व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ, यानी कि पैसे कॉमर्स सिस्टम की व्यवस्था हुई। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ, यानी कि यातायात जो है ना तेज गति से। सूचना क्रांति से यानी कि इंफॉर्मेशन का जो रेवोल्यूशन था उसके कारण सूचना की क्रांति से पूरे विश्व में संचार आसान और द्रुत यानी कि बहुत तेज हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता यानी कि एक जैसी बना के रखनी पड़ती है, यानी कि जैसे ही जलवायु बदलती है वैसे ही हमें अपना रहन सहन का तरीका भी बदलना पड़ता है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है जिसका नाम है क्या? नूरी। वह अक्सर अपने साथ की हरियाली की बात करती रहती है, अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य यानी कि जमीन के दृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे अध्याय 2 के बारे में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।